नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरा करेंगे। लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुजफ्फरनगर शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। सुबह 11:30 बजे के करीब जानसठ रोड पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही स्कॉटिश इंटरनेशनल कैराना रोड शामली में भी उनका कार्यक्रम है। शाम 4 बजे जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। तो आज सीएम योगी के 2 तूफानी दौरे। सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से उनके चुनावी दौरे जो है उनकी तैयारियां शुरू हो गई है। 2 बड़ी जगह आज सीएम योगी के कार्यक्रम है। सबसे पहला मुजफ्फरनगर में और दूसरा शामली में। तो मुजफ्फरनगर और शामली में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरा है। साथ ही सीएम योगी मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही शामली में भी उनका बड़ा कार्यक्रम है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी। सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे जानसठ रोड पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। साथ ही स्कॉटिश इंटरनेशनल कैराना रोड शामली में भी कार्यक्रम है। शाम 4 बजे जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर में भी सम्मेलन है। तो होली के बाद जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस ली है। पूरे जोर शोर से बीजेपी चुनावी रण में कूद गई है और पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई तूफानी दौरे करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, जगह जगह इन तीनों ही जगहों पर जाकर बड़ी जनसभाएं, लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। जनता के बीच जाएंगे, जनता से 1 to 1 कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरनगर और शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे जानसठ रोड में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन है। स्कॉटिश इंटरनेशनल कैराना रोड शामली में कार्यक्रम है। साथ ही शाम 4 बजे जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य यहां पर माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इससे पहले की अगर बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव में 62 सीटें बीजेपी जीती थी और जीत का ये जो रथ है वो रुके ना, आगे बढ़ता जाए। और जो सीटें हार गई थी 2019 में, उन बची हुई सीटों पर भी अब की बार कमल खिले। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी को देखते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझ रही है कि अगर दिल्ली तक का रास्ता नापना है, फिर से केंद्र में पहुंचना है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। एक एक कर जगह जगह जाके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज फिर से चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में सीएम योगी के बड़े दौरे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई तूफानी दौरे हैं, इसमें मुजफ्फरनगर को भी उन्होंने समय दिया है। आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल और कितने बजे वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे? देखिए रिया, आपको बता दो, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम है, जहां वो इंटरपोलिस के अंदर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ के प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, उनके पक्ष में लोगों से वोट की मांग करेंगे। लगभग 11:30 बजे तक बताया जा रहा है कि वो मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे, जो पुलिस लाइन हेलीपैड है, और वहां से वो कार्यक्रम के पास जाएंगे।
और जो जनसभा को संबोधित करने के बाद लगभग आधे घंटे तक वो यहाँ जनसंपर्क के लिए भी एक तरह से रुक सकते हैं। निजी कार्यक्रम है उनका आधे घंटे तक यहाँ रुकने के बाद उसके बाद वो शाम के लिए रवाना होंगे। आशुतोष, जिस तरह से आपने कहा सीएम योगी का ये चुनाव से पहले जो दौरा है मुजफ्फरनगर का बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी, ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करी जाए या लोगों की बात करी जाए, कैसा जोश और सीएम योगी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां? ये देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं में और जो भाजपा समर्थक है उनमें तो काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो जनसभा है इससे चुनाव पर भी काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बीच में देखा गया था कि बीजेपी को लेकर काफी जो पिछले अगर हम चुनाव की बात करें तो उसमें काफी कुछ हमें देखने को मिला, जहाँ जो यहाँ की 6 विधानसभाएं सीटें थी उसमें से मात्र एक ही यहाँ रह गई थी, 7 से 32। ऐसे में अब ये देखना जरूरी होगा कि आज की जो मुख्यमंत्री की जो जनसभा है उसके बाद कितना परिवर्तन आता है और कितना फेवर जा सकता है बीजेपी। जी, साथ ही आशुतोष, जिस तरह से आपने कहा कि सीएम योगी की आज जनसभा होनी है, जनसभा को लेकर क्या कुछ तैयारियां, कितने लोगों के पहुंचने का इंतजाम वहां पर, कितने लोग की उम्मीद जताई जा रही है, कितने लोग पहुंचेंगे और क्या कुछ बड़ी जो है सीएम योगी जनता में जोश डालने के लिए क्या कुछ जनसभा में खास हो सकता है? जी बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में यहाँ बात करेंगे। लोगों की भीड़ की अगर बात करें तो जो समर्थक है वो काफी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, जो भाजपा कार्यकर्ता है वो काफी संख्या में यहाँ पर रहेंगे। ऐसे में आप ये देखना जरूर होगा कि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो आज इस जनसभा के जरिए क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ वादे होंगे जो जनता से किए जाएंगे और उसका क्या प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। आशुतोष, जिस तरह से कोशिश यही की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाकर 1-to-1 कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहुंच ही रहे हैं और कौन कौन दिग्गज चेहरे जो हैं जनसभा में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो आज अगर मंच की बात करें तो मंच पर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं वो रहेंगे, जो बीजेपी के अन्य बड़े चेहरे हैं वो भी आज यहाँ पहुंचेंगे, जो आसपास के जो प्रत्याशी हैं या जो समर्थक हैं वो भी आज यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो योगी आदित्यनाथ है उनके आने के बाद यहाँ कितना कुछ बदलाव आने वाला है। आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, उनकी तैयारियां कैसी? जी देखिए, चुनाव अगर मुजफ्फरनगर में बात करें तो चुनाव यहाँ टक्कर का जरूर देखने को मिला, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं तो तीनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपने आप में दमदार हैं। गठबंधन से यहाँ हरेंद्र मलिक है जो अपने आप में पहले भी यहाँ नेता रह चुके हैं, उनकी अपनी अब पकड़ है, और साथ ही साथ बीएसपी के जो दारा सिंह प्रजापति है वो भी चुनावी मैदान में है और काफी अच्छी पकड़ के साथ चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो टक्कर का चुनाव देखने को मिलेगा, एक तरफा चुनाव हो सकता है कि ना हो, और अगर बात की जाए तो चुनाव जो है वो भाजपा और गठबंधन के बीच में ही रहेगा। अगर मुकाबले की बात की जाए, कितना रोचक ये मुकाबला दिखता हुआ मुजफ्फरनगर की बात की जाए? देखिए, दोनों ही प्रत्याशी, चाहे वो गठबंधन का हो या बीजेपी का हो, दोनों ही प्रत्याशी दमदार है, दोनों ही प्रत्याशी अपना जोड़ लगा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच कनेक्टिविटी बना रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच अपने समर्थन की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना जरूर होगा कि लोगों का रुझान किसी तरफ जाता है और कौन मुजफ्फरनगर की गद्दी पर बैठता है। बिल्कुल आशुतोष, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। देखना ये होगा आज की जनसभा क्या रंग लेकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में मेरठ सीट पर भी कंफ्यूजन जो है बरकरार है। मेरठ सीट पर आज नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। इससे पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, बाद में वो टिकट काट दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में मेरठ सीट पर कंफ्यूजन बरकरार है, कंफ्यूजन की स्थिति है। मेरठ सीट पर आज नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, लोगों के विरोध के चलते उनका टिकट काट दिया गया। अब माना यह जा रहा है कि पीडीए से नया प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से। मेरठ में जो मेरठ सीट है उसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया और उसके बाद जब बगावत होने लगी, लोगों के विरोध को देखते हुए, स्थानीय नेताओं और जो कार्यकर्ता है उनके विरोध को देखते हुए भानु प्रताप सिंह का टिकट बाद में काट दिया। अब खबर यह है कि संभावना है कि आज नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग और सीटों के और टिकट के बंटवारे को लेकर लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है।
टिकट बांटने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है और यही स्थिति हमने बीते दिन भी देखी, जब मुरादाबाद और रामपुर सीट पर भी कंफ्यूजन ऐसा ही था कि पहले एक प्रत्याशी को टिकट दिया, बाद में उसका टिकट काटा और बाद में नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा। और वही चीज जो है रिपीट होते हुए मेरठ में भी नजर आ रही है, वही स्थिति मेरठ में भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी मेरठ सीट को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। पहले भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया मेरठ से और उसके बाद लोगों और स्थानीय नेताओं के विरोध के चलते टिकट काट दिया। अब आज अखिलेश यादव ने फिर से बैठक बुलाई है, बैठक में स्थानीय नेताओं से बातचीत की जाएगी और संभावना यह जताई जा रही है कि नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है जो कि पीडीए से हो। पीडीए का जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है, जिसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासी शामिल है, अब माना यह जा रहा है कि जो नया प्रत्याशी है वो पीडीए से हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। बीते दिन हमने देखा किस तरह से खेल देखने को मिला मुरादाबाद में और रामपुर में। पहले किसी को टिकट दिया गया, बाद में टिकट काट के किसी दूसरे को दिया गया और वही चीज जो है रिपीट होते हुए मेरठ में भी दिख रही है। मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, यही हमने बीते दिन भी देखा कि किस तरह से मुरादाबाद हो या रामपुर हो, टिकट बंटवारे या टिकट देने को लेकर कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से बरकरार है। अब मेरठ में भी वही स्थिति। मोहम्मद आसिफ ये बिल्कुल रिया, बता दूं कि समाजवादी पार्टी का टिकट जब से प्रत्याशियों का घोषित हुआ है, कहीं न कहीं कई सीटों पर अंतर कला सामने देखने को मिली। अगर बात करें मेरठ सीट पर, तो मेरठ सीट से भानु प्रताप को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन यहाँ पर जब उनका नाम सामने आया तो अतुल प्रधान, जो काफी दिनों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके समर्थकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। और कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ सीट को लेकर भी एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई थी, जिसमें मंथन हुआ और देर शाम जो है फैसला लिया गया कि मेरठ से अब भानु प्रताप चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल अभी जो है यहाँ पर किसी का नाम घोषित नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर की सीट की बात करें तो सपा ने भीम निषाद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जिस तरह से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर भीम निषाद का टिकट काट कर जो पूर्व के कबीना मंत्री भुआ निषाद, जिन्होंने रवि किशन को गोरखपुर में टक्कर दी थी, तो यहाँ पर अब भुआ निषाद प्रत्याशी होंगे। तो जिस तरह से हर रोज समाजवादी पार्टी में समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, रामपुर की सीट हो या फिर मुरादाबाद की सीट हो, यहाँ पर कलह जो है खुलकर सामने आ गई। और लेकिन मेरठ और सुल्तानपुर में देखा जाए तो यहाँ अंतर कलह चल रही थी, क्योंकि भीम निषाद को पैराशूट वाला प्रत्याशी कह रहे थे उनके ही कार्यकर्ता। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भीम निषाद को चुनाव मैदान में उतार दिया था, लेकिन उनको ठीक है मोहम्मद आसिफ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी या विपक्ष की बात करी जाए, अंतर कलह सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इस वक्त सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो सीधे उधम सिंह नगर से आ रही है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ये बड़ी घटना सामने आई है। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कार सेवा प्रमुख थे बाबा तरसेम, खटीमा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। 2 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मारी। घटना को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जो सीधा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से आ रही है। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कार सेवा प्रमुख थे बाबा तरसेम, खटीमा में उनका इलाज हुआ और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पहले गोली मारी गई, गोली मारकर जो आरोपी थे वो फरार हुए। आनन फानन में उन्हें खटीमा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हम लोगों के पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज
उससे करीब आधा पौन घंटा पहले लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में नानकमत्ता गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः उनकी मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। नानकमत्ता गुरुद्वारा हमारे प्रदेश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और वहां पर घुसकर जिस तरह से ये हत्या की गई है, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। सुबह 6 बजे बाबा जी डेरे में बैठे थे, नानकमत्ता डेरे में। वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई है। अन्य स्वस्तिक हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। लॉ ऑर्डर इशू सब नॉर्मल है और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके खिलाफ उनके जांच करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। भरत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ उधम सिंह नगर से। भरत, जिस तरह से नानकमत्ता साहिब की बात करी जाए, काफी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, काफी माना जाना गुरुद्वारा है, ऐसे में वहां के कार सेवा प्रमुख के साथ इतनी बड़ी घटना होना, क्या अंदेशा और क्या कब ये पूरा मामला हुआ? देखिए रिया, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी घटना है और घटना जो बताई जा रही है लगभग सुबह 6 बजे की। जो हमारे एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ केसी है, उनसे जो बात हुई, जो घटनास्थल में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो पूरा का पूरा जो घटनास्थल पर मैं मौजूद हूँ, घटना आपको बताना चाहूंगा। लगभग 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। जो बाबा तरसेम है अपने ही डेरे पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे, तब 2 बाइक सवार लोग बड़े मतलब राइफल के साथ यहाँ पर आते हैं और बाबा तरसेम पर हमला कर देते हैं। पहली बार एक फायरिंग करते हैं जो उनके हाथ पे लगती है और जो दूसरी फायरिंग करते हैं उनके सीने पर लगती है और सीने पर लगते ही बाबा तरसेम कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। आनंद में जो उनके समर्थक है उनको लेकर खटीमा का जो निजी अस्पताल है वहां ले जाते हैं, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा तरसेम उनका एक बड़ा नाम है और सिख जो समुदाय है उसमें उनकी एक अच्छी पकड़ है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय के लोग हैं उनमें काफी मातम भी है और कहीं ना कहीं काफी संख्या में लोग अपने जो गुरु है उनको यहाँ पर देखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि अभी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं पहुंचे, उनका पंचनामा खटीमा में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, खुद एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 8 टीमों का गठन उनके द्वारा किया गया, जिसमें एसटीएफ है, इसके अलावा एसओजी और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो पूरे मामले को लेकर जांच में जुट चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा जो घटना का अंजाम दिया है बदमाशों ने, पूरा बेखौफ होकर दिया है और साफ तौर से पूरी की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस इसके आधार पर बदमाशों को आइडेंटिफाई करने की बात कह रही है। भरत, अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए, क्या स्थिति है वहां पर? लोगों में क्या किसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी कहीं विरोध की बात नहीं आ रही है। सर, मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। खासकर जो सिख समुदाय के लोग हैं, काफी संख्या पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मातम का यहाँ पर माहौल है। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस की घटना की अगर घटना जो गतिविधि की बात की जाए तो पूरे तरीके से इस पूरे मामले की जांच के खुलासे में जुट चुकी है। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी है उसमें दोनों बदमाशों की तस्वीर साफ तौर से आई है और बताया जा रहा है पगधारी थे। पुलिस हर घटनाक्रम को लेकर, जो घटनाक्रम की जो पूरा पहलू है उसको जांच में लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो अपराधी है, जो हमलावर है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी भरत, जिस तरह से आपने कहा सीसीटीवी में दोनों बदमाश जो हैं वो कैद हुए हैं, वो दिख रहे हैं, ऐसे में पुलिस की जांच जो है कितना आगे बढ़ पाई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या नाम पता चल पाए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड से बाहर से आए थे? प्री प्लान्ड है ये पूरा मर्डर या क्या, आखिर क्या वजह? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और साफ तौर से रंजिश की बात सामने आई है। तो रंजिश किन कारणों से रही है, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। जहां तक क्योंकि सीसीटीवी में दोनों बदमाशों की फुटेज साफ तौर से आई है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का कहना है वो पग पहने हुए थे, कहीं ना कहीं सिख समुदाय से ताल्लुक रखते थे। जांच की बात है कि वो किस समुदाय से ताल्लुक है उनका। लेकिन पुलिस हर खासकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों के करीब पहुंच चुकी है। और लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो कहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया, तो ये माना जा रहा है काफी समय से इस क्षेत्र की रैकी कर रहे थे और रैकी करने के बाद ही सबसे बड़ी बात है कि बेखौफ होकर राइफल से फायरिंग करना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव का माहौल भी है, क्योंकि बदमाश होता है तमंचे। जी, और भरत, यही मैं सवाल पूछने भी वाली थी। जिस तरह से चुनाव का माहौल है, बार बार यही प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इतनी बड़ी राइफल लेकर 2 लोग आते हैं, सुबह सुबह गोलियां चलाते हैं, क्या कुछ चश्मदीद भी इस पूरी घटना के?
देखिए उनके साथ उनके दो शस्त्र थे, इस तरह की बात पुलिस ने कही है। हमारी भी शस्त्र से बात हुई, उनका भी कहना है कि वो आए, उन्होंने 3 फायरिंग करी, मात्र 3 सेकंड में उन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो इस तरह से कहा सकता है कि तस्वीर के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के बाद एसएसपी ने कही है। अब ये बड़ी बात है कि एसएसपी इस पूरे मामले में हमलावरों की गिरफ्तारी कब तक करते हैं, लेकिन बड़ी घटना है तो पूरे तरीके से मेरी जो आईपीएस है, जो कानून व्यवस्था एडीजी है अंशुमान जी, उनसे ही बात, उनका कहना है कि पूरे मामले के लिए एसआईटी का उन्होंने गठन कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से जो हमलावर है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी की जाएगी। भरत, चुनाव से पहले इतना बड़ा एक तरह से मर्डर होना, वो भी इतने बड़े गुरुद्वारे का, माने जाने गुरुद्वारे में जो प्रमुख है उनका, ऐसे में क्या इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या चुनावी रंग देने की एक तरह से कोशिश, या चुनाव से पहले मामला एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश? देखिए, इस बात से इनकार तो नहीं किया सकता, कहीं ना कहीं चुनावी माहौल हमें पूरे राज्य में, खासकर यहाँ उधमसिंह नगर जनपद में भी देखने को मिल रहा है। पुलिस पूरे तरीके से सतर्कता बरते हुए है और खासकर जो राइफल या लाइसेंसी हथियार हैं उनको जमा करने की बात भी करी है। तो जांच का विषय कि लाइसेंसी हथियार था या नहीं था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ी राइफल लेकर यहाँ पर आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मेरी एसएसपी से बात हुई, उनका कहना है कि क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की आइडेंटिफाई जल्दी ही कर लिया जाएगा। और साफ तौर से उन्होंने लोगों से शांति बनाने की अपील भी की है। जिस तरह से आपने पूछा है कि चुनावी माहौल देने की कोशिश, अभी इस तरह का कोई माहौल नहीं देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाबा तरसेम सिंह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खास माने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी जी यहाँ पर पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तब भी यहाँ पर आए थे, और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तब पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे। क्योंकि जो नानंगमता क्षेत्र है उनका जो पुराना चुनावी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, खटीमा से लगा हुआ है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खास माने जाते थे। जी ठीक है भरत, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। वहीं फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मासूम बच्ची को अगवा कर हैवानियत करने वाले अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।